गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं। इन विचारों को हम संकेतों के माध्यम से बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरे हमारी बातें देखकर, सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो विचारों के आदान प्रदान के लिए हम एक साधन का सहारा लेते हैं। वह साधन है भाषा। तो बच्चों की भाषा में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को भली भांति समझते हैं। तो भाषा अगर नहीं होगी तो क्या होगा? हम दूसरों के विचारों को समझ नहीं पाएंगे और अपने विचार भी दूसरों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। तो जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और लोग सुनकर उसे समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा में क्या होता है कि हम बोलते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। तो इस रूप में भाषा का कौन सा रूप आया? बोलना और सुनना। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और लोग पढ़कर उसे समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा में क्या होता है? हम अपने विचारों को लिखते हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझता है। तो इसमें भाषा का कौन सा रूप हमारे सामने आया? लिखना और पढ़ना। मौखिक भाषा के उदाहरण देखें। मानव टीवी पर कार्टून फिल्म देख रहा है। तो मानव कार्टून फिल्म देख रहा है तो यह क्या है? इसमें देखना और सुनना। तो यह भाषा का क्या हुआ? मौखिक रूप हुआ। बाग में दादाजी अपने मित्र से बातें कर रहे हैं। तो वह एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। तो यह भी भाषा का क्या हुआ? मौखिक रूप हुआ। माँ मौसी से फोन पर बातें कर रही हैं। तो इसमें भी भाषा का कौन सा रूप आ रहा है? बोलना और सुनना। तो इसलिए ये भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा का उदाहरण देखें। करण ने निबंध प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखा। तो करण निबंध को किस रूप में लिख रहा है? लिखित रूप में। मानसी दादाजी को पत्र लिख रही है। तो पत्र भी किस रूप में है? लिखित रूप में। आदित्य ने कविता लिखकर अध्यापिका को पढ़वाई। आदित्य भी कविता को लिखता है फिर अध्यापिका को पढ़वाता है। तो यह भी भाषा का लिखित रूप है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में 2 बच्चे आपस में इशारे कर रहे हैं और अपनी बात को एक दूसरे को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। तो सांकेतिक रूप से तात्पर्य है एक दूसरे को इशारों से या किसी ध्वनि या आवाज़ से अपना भाव बताना। तो बच्चों, इसे हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम पशु और पक्षियों की बात भी करें तो वे भी ध्वनियों से, आवाज़ों से, इशारों से अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन हम उसे भाषा नहीं कह सकते क्योंकि उसे उसी रूप में समझ पाना सामने के लिए संभव नहीं है। इसलिए यह भाषा का सांकेतिक रूप है। हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि हमारे देश में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। यही हमारे देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा मानी जाती है। तो पूरे देश की कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। और राजभाषा मतलब कि हमारे देश में हिंदी ही राज करती है, अर्थात सारा काम, सारा कार्यालय में काम, दफ्तरों में काम, किसी भी तरह का कोई भी काम है वो भी हिंदी भाषा में ही होता है। तो ऑफिशियल वर्क जो है हमारा हिंदी में होता है। हिंदी को
प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आइए भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जानते हैं। दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, उड़ीसा, इसको ओडिशा भी कहते हैं, उड़िया, केरल में मलयालम, असम में असमिया। आगे अब हम करते हैं लिपि। तो लिपि वह साधन है जिसके द्वारा भाषा लिखी जाती है। भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। यही चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। तो बच्चों, वर्णों को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। तो आपको अब कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां बताई जाएंगी, जैसे कि संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, गुजरात देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन। तो लिपि से हमने क्या जाना कि लिपि वर्णों को लिखने का ढंग बताती है। तो वर्णों को जिस ढंग से लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। व्याकरण, प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के समूह को ही व्याकरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को समझ पाते हैं। क्योंकि अगर व्याकरण नहीं होगी तो क्या होगा? हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान ही नहीं होगा। हमारी भाषा जो है वो अशुद्ध हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो भाषा को सही ढंग से लिखने और पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्याकरण की। भाषा के प्रयोग में शुद्धता रहे, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं। नंबर 1, वर्ण। वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर को कहते हैं। हम वर्णमाला करते हैं ना, हिंदी जब सीखते हैं सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? वर्णमाला सीखते हैं, जिसमें स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। तो इनको सीख के ही हम भाषा की जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ण सीखे जाते हैं और वर्णों के समूह से क्या बनते हैं? सार्थक समूह से क्या बनता है? अर्थ देने वाले समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है। नंबर 2, शब्द। शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। तो वाक्य की सीमा में शब्द कब बनते हैं? जब कई शब्द एक ही वाक्य में एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो वो वाक्य बनाते हैं। लेकिन जब हम उसे उन शब्दों को अलग अलग रहने देते हैं तो वह वाक्य में क्या है? वो वाक्य नहीं बना पाते हैं, उसे हम शब्द ही कहते हैं। नंबर 3, वाक्य। वाक्यों के समूह से भाषा बनती है। तो अब मैं अपने विचार आपके सामने बोलकर रख रही हूँ। आप भी मेरे विचारों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो मेरे विचारों में, मेरी भाषा में क्या है? बहुत से वाक्य प्रयोग किए गए हैं ना। तो भाषा में अनेक वाक्य एक साथ आते हैं। भाषा को सीखने के लिए इन तीनों का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब कोई भी भाषा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य, और वाक्य ही भाषा को संपूर्णता देते हैं। तो बेटा, यह पाठ हमारा समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह विषय वस्तु अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो बेटा, आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, पढ़ें, समझें और इसे याद करें। और लिखित कार्य के बारे में आपको इसके बाद वर्कशीट दी जाएगी। धन्यवाद।